सिगरेट की तरह लगी तू मुझे आशिकी, कश एक पल का लगाया था, लत उम्र भर की लग गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है गुनाह जो मैंने किए और इसके लेखक हैं पवन जैन। आइए दोस्तों सुनते हैं इस किताब की 8वीं कहानी, मेरा गोरा रंग लई ले। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। उपन्यास पढ़ने का शौक था। ऑफिस से अपने कमरे में आते ही ट्रांजिस्टर पर गाने सुनना भी बहुत पसंद था। पहली बार घर से बाहर रहना पड़ रहा था। चाय तक नहीं बना पाता था। सुबह की चाय से रात के खाने तक होटल पर ही निर्भर था। हर शनिवार घर को आता अपने सारे मैले कपड़े लेकर और सोमवार की सुबह को वापस। शुरू से ही संकोची स्वभाव। ये भी नहीं पता था कि जिस घर में रहता हूं उसमें कौन कौन है। सिर्फ इतना मालूम था कि ये मकान मर्फी रेडियो वाले सहगल साहब का है। मेरे रूम का एक दरवाजा घर के भीतरी हिस्से में भी खुलता था। अपने हाथ से कभी कोई काम नहीं किया था। रूम बिल्कुल गंदा रहता था, लेकिन मेरे लिए इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे ऑफिस के साथ ही एक पान की दुकान थी। उसके मालिक को सब नाना जी कहते थे। मैं भी उन्हें नाना जी कहने लगा। ऑफिस से कभी फ्री होता तो उनके पास चला जाता और वहां आराम से सिगरेट पीता। नाना जी मुझे बहुत चाहने लग गए थे। रूम भी उन्होंने ही दिलवाया था। वो मेरी सारी आदतों और परेशानियों से वाकिफ हो चुके थे। एक रात जब मैं होटल से खाना खाकर रूम पर आया तो थोड़ी देर बाद किसी ने भीतर के दरवाजे पर ठपकी दी। ऐसा पहली बार हुआ था। पूरा रूम बहुत गंदा पड़ा था। हर जगह धूल, सिगरेट के टुकड़े। मैं घबरा गया, लेकिन दरवाजा तो खोलना था। देखा तो सहगल साहब थे और साथ में एक महिला। वे दोनों भीतर आए। थोड़ी देर रूम का जायजा लेने के बाद महिला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जितना नाना जी ने बोला था उससे भी कहीं ज्यादा शर्मिला है ये। अभी से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं बिल्कुल यंत्रवत सा खामोश था, लेकिन भीतर से मुझे अच्छा भी लग रहा था। हड़बड़ी में मैं ना उन्हें नमस्ते कह पाया और ना ही थैंक्स। सुबह देर से उठने की आदत थी। आंख खुली तो देखा स्टूल पर चाय का कप। शायद बहुत देर पहले रखा गया था। बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी चाय, लेकिन पी गया एक घुट में और फिर ऑफिस जाने की तैयारी। जैसी मेरी दिनचर्या से परिचित हो, मेरे तैयार होते ही नाश्ते में मेरे मनपसंद आलू के पराठे लेकर रात वाली आंटी आ गई। थोड़ा हिम्मत कर मैंने उन्हें नमस्ते ही बोला। आंटी जी, इतना मत कीजिए, मैं नाश्ता बाहर ही करता हूं, लेकिन आज से सब कुछ यहीं पर। याद है रात तुम्हारे अंकल जी ने क्या कहा था? उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस आ गया। सारे दिन ऑफिस में यही सोचता रहा कि एकदम से इतना कुछ कैसे हो गया। नाना जी को सारी बात बताई। वो हंसने लगे। समझ गया ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा था। शाम को ऑफिस से रूम पर आया। बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वही कमरा है, बिल्कुल साफ सुथरा। सारे कमरे में बिखरे मेरे कपड़े एक जगह सलीके से रखे हुए। मेरी किताबें भी करीने से मेज पर सजी हुई और सबसे बड़ा सरप्राइज, एक एस्ट्रे भी रखी थी। मैं आश्चर्य भी था और खुश भी। मैंने कपड़े चेंज किए और बेड पर अधलेटा होकर निहारिका पढ़ने लगा और ट्रांजिस्टर भी ऑन कर दिया।
मैं नियमित 8 बजे खाने के लिए निकलता था, जैसे बिल्कुल 8 बजने का इंतजार हो। बिल्कुल सही वक्त पर हल्की सी आहट से दरवाजा खुला और मैंने देखा तो देखता ही रह गया, जैसे पूरा कमरा दुधिया रोशनी से नहा उठा। सफेद सलवार सूट और सफेद ओढ़नी से सिर ढके, अप्रतिम अद्भुत सौंदर्य की मूर्ति हाथों में खाने की थाली लिए मेरे सामने थी। उसकी सुंदरता को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है मेरे लिए। बस इस तरह कह सकता हूं कि जब ऐश्वर्या राय को ताल से ताल मिला गीत गाते हुए देखता हूं तो वो याद आ जाती। जावेद अख्तर का गीत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुनता हूं तो वो याद आ जाती। उसने खाने की थाली टेबल पर रख दी और खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो या सुनना। उसकी मौजूदगी से मैं असहज फील कर रहा था। मुझे हिम्मत करके कहना पड़ा, आप? जी मैं शिखा। उसने सिर्फ इतना कहा और मैं समझ नहीं पाया कि उसका सहगल साहब से क्या रिश्ता है। मैंने नजरें चुराकर उसे ध्यान से देखा। ना सिंदूर ना बिंदी, दाई कलाई में सिर्फ कड़ा। मेरे लिए कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। आप खाना खा लेना, उसने हौले से कहा। हां, मैं सिर्फ इतना कह पाया और वो धीरे धीरे कदमों से चली गई। मैंने भी खाना खाया। पहली बार उस शहर में घर का खाना मिला था। शिखा 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 कौन है? ये इस परिवार की है? बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जल्दी उठ गया। सुबह की चाय भी शिखा ही लेकर आई और मेरी किताबें देखने लगी। आपको पढ़ना बहुत पसंद है? हां। और म्यूजिक भी? हां। आप बहुत कम बोलते हैं। हां। उसकी बातों में बेतकल्लुफी थी। मेरा भी संकोच दूर होने लगा था। आप सहगल साहब की बेटी हो ना? वो तो हूं, लेकिन आपने ये आप क्या लगा रखी है? सब मेरा नाम लेते हैं। उसके कहने में एक मासूम शिकायत थी, मन को छूने वाली। मुझे शिखा का सामीप्य अच्छा लगने लगा था। सुबह और शाम हम दोनों ढेर सारी बातें करते। उसे फिल्मों की बात करना बहुत पसंद था। बात करते करते कोई गीत गुनगुनाने लगती और उस वक्त मैं सिर्फ उसे निर्निमेष निहारता रहता था। उसका कंठ बहुत सुरीला था, लेकिन शिखा को लेकर मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मैं मन से किसी और से जुड़ा था। शिखा को मैं बस एक अपनी अच्छी दोस्त की तरह समझता था। शिखा के मन में क्या था, उसका भी मैं कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा शिखा मेरे बेड पर सोई हुई है। उसके सिरहाने शरद चंद्र का उपन्यास परिणीता रखा था। सोचा नोवेल पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई होगी। नींद में उसके चेहरे पर आते जाते भाव, बीच बीच में उसका मुस्कुराना, जैसे कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। उसके बालों की लट उसके चेहरे पर, नींद में ही वो उस लट को बार बार हटा रही थी।
लेकिन लट भी बहुत गुस्ताख थी। मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक पल, जिसे अभी तक नहीं भूल पाया हूं। मैं कुर्सी पर ही बैठ गया और विधाता के अनुपम उपहार को अपलक निहारता रहा। मैंने उसे जगाने की कोई कोशिश नहीं की। नींद में ही सहसा उसे आभास हुआ मेरे होने का। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और दुपट्टे से अपना सिर ढक लिया। अरे, आप कब आए? बस अभी अभी। झूठ ना बोलो, मुझे पता है आपके आने का। तो फिर जगी क्यों नहीं? यूं ही। आपने क्यों नहीं जगाया? यूं ही। एक बात कहूं आपसे? हां, आप सच्ची बहुत अच्छे हो। इतना कहकर वो झट से चली गई और मैं सोचता रह गया कि एकदम अचानक शिखा ने ऐसा क्यों बोला। रात का खाना लेकर शिखा आई तो अपनी आदत के विपरीत वो गंभीर थी। नारी सुलभ लज्जा उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। खामोश रहना उसकी नेचर नहीं थी। क्या बात है शिखा, आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन चुप ही रही। मैं असमंजस में था। उस दिन हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। शिखा के इस व्यवहार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सुबह को शिखा ही आई चाय लेकर और मेरे हाथ में एक कागज थमाकर चली गई। उस कागज के हर लफ्ज में शिखा की मेरे प्रति प्रेम भावनाएं थी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरे एक तरफ वो जिससे मैं जुड़ा था और दूसरी तरफ शिखा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं शिखा को अपने प्रेम के बारे में बताकर आहत नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन मैं एक फैसला कर चुका था। शाम को शिखा खाना लेकर आई, तब भी हम दोनों खामोश ही रहे। शायद वो मुझसे कुछ सुनना चाह रही थी। जब वो जाने लगी तो मैंने पहले से ही लिखा एक कागज उसे दे दिया। मैंने लिखा था, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है शिखा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मेल ही नहीं कर सकता। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे हैं। वो अपनी बिरादरी में तुम्हारे काबिल कोई लड़का तलाश कर देंगे। मुझे भूल जाओ। कल मैं ये रूम छोड़कर जा रहा हूं। फिर अगली सुबह में जो भी सामान था लेकर ऑफिस आ गया और शाम को अपने घर। मैंने घर से ही रोज आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन नाना जी ने मुझसे कहा कि एक बार सैगल साहब के घर जाकर मिल आओ। बगैर कहे सुने तुमने रूम छोड़ दिया। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो। उस दिन रविवार था। मैं नाना जी का कहा मानकर शिखा के घर आया। दरवाजे पर पहुंचते ही थपकी देने ही वाला था कि मेरे हाथ रुक गए। कुछ खो दिया है पाई के, कुछ पा लिया गवई के। कहां ले चला है मनवा, मोहे बावरी बनाई के। मोरा गोरा रंग लई ले, मोहे शाम रंग दई दे। छुप जाऊंगी रात ही मैं, मोहे पी का संग दई दे। शिखा की दर्द भरी आवाज सुनकर मैं अपराध बोध से भर उठा। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
उसके सामने जाने की। किसी तरह कांपते हाथों से मैंने थपकी दी। आंटी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस भीतर आने का इशारा किया। देखा तो दालान में कड़ी धूप में शिखा बैठी सूरज की ओर मुंह किए यही गीत गा रही थी। जब से तुम गए हो ऐसे ही रहती है, न खाने की सुध न सोने की। सुबह सूरज निकलते ही धूप में बैठ जाती है और सूरज ढलने तक बस यही गीत होठों पर। थोड़ी देर रुककर फिर कहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, कम से कम एक बार कहकर तो देखते। तुम्हें नहीं पता कितनी जिद्दी है ये, तमाम उम्र शादी न करने को बोल दिया है। मैं चुपचाप सिर नीचा किए उनकी वेदना को महसूस करता रहा। एक बार मन में आया कि शिखा से बात कर लूं, लेकिन उसे तो शायद मेरे आने का भी भान नहीं था। उसकी हालत देखकर मैं भी रुआसा हो गया। पर मर्द तो रोते नहीं हैं, सिर्फ रुलाते हैं। शिखा से बिना बात किए उसे उसके हाल पर छोड़कर वापस आ गया।